गुड मॉर्निंग भाई लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है। थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू था तो थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग, पर कोई बात नहीं। हमारा आज का सेशन बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। थोड़ी थ्योरी भी है और उसी थ्योरी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और एक बार जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से। नहीं, सिर्फ ये सिर्फ आज के लिए टाइमिंग है। आज थोड़ी सी फैमिली इमरजेंसी है तो इस वजह से सिर्फ आज की टाइमिंग है ये, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाकी क्लास का टाइमिंग वही है जो अपना फिक्स है ना, शाम को 6 बजे वही है। बाकी कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि वही अगेन फैमिली इमरजेंसी और उसके अलावा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रशिका, बच्चे 11 बजे और दूसरे एंगेजमेंट्स हैं उसमें थोड़े से बिजी रहते हैं तो टाइमिंग्स उसी हिसाब से। बिल्कुल 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 रविकांत, बहुत बढ़िया से, बहुत प्यार से ये कोर्स जो है तुम्हारा खत्म होगा। चलो भाई, सत्यम वो पॉलिटी में आएगा, वो सब पॉलिटी में आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज हमारा सेशन, जैसे कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ये सब भी बता दीजिए, तो आज हम यही सब पढ़ेंगे। कल हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा आज हमारे पास है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियां। और ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं ये है 1924 से लेकर 1931 के बीच में। मैं फटाफट से पहले आप लोगों को थ्योरी एक्सप्लेन करके दूंगा और उसके बेसिस पे हम 10-11 क्वेश्चंस को जो बहुत काम के हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको निपटाएंगे। सभी लोग तैयार है भाई, शुरू करें। बेटा आज ये जो क्लास है ये एकदम से रखनी पड़ी है, इसलिए कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, थोड़ी सी फैमिली इमरजेंसी की वजह से, ठीक है। बाकी अपना टाइम 6 बजे ही है शाम को। चलो शुरू करते हैं। अब कमेंट सेक्शन में थम जाओ आराम से, ठीक है, आराम से थमो। अब इसके बाद सेशन देखते हैं। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियां 1924 से 1931 के बीच में, 1924 से 1931 के बीच में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं उन्हीं के बारे में हमें डिस्कशन करना है। पूरी की पूरी पहले कहानी है, पहले उस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है भाई। कल हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपनी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और फिर मैं कल तुमसे पूछ लूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट करना है, तुम वो बता देना, वो कर लेंगे, टेंशन नहीं। चलो भाई, सबसे पहले देखो, ये लिस्ट मैंने पहले ही लिख ली है क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये लिस्ट मैंने पहले ही लिख ली है। ध्यान से सुनो। 1924 से 1931 के बीच में, 1924 से 1931 के बीच में जितने भी हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, उन क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सेकंड जनरेशन के हमारे क्रांतिकारी लोग और थर्ड जनरेशन के जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं वो शामिल हैं। यानी जो क्रांतिकारी हमारे देश में रहे हैं आजादी से पहले, वो 3 जनरेशन में रहे हैं। तो जैसे सबसे पहली जनरेशन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष वाली, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था जब ये लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे। यानी बेसिक बात यह है, सब ये गरम दल वाले हैं, गरम दल वाले हैं ये। तो फर्स्ट जनरेशन में बेसिक बात यह है, क्रांतिकारी का मतलब है ऐसे लोग जो प्यार से बातचीत करना नहीं जानते, जो अंग्रेजों को सूतना जानते हैं, कूटना जानते हैं, समझ रहे हो भाई। तो ये कुटाई पिटाई वाले लोग हैं, इन्होंने अंग्रेजों को ढंग से तोड़ा है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, टाइप करके लाएंगे तो फील नहीं आएगा, ऐसा लगेगा रेडी कंटेंट जो है वो उठा के तुम्हें चिपका दिया है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट जनरेशन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष, इनका रोल नहीं है 1924 से 1931 के बीच में, ठीक है। लाला लाजपत राय का थोड़ा सा रोल आएगा, बाकी का रोल नहीं है। पर सेकंड जनरेशन में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल,
सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, ये अपने 12 हैं सेकंड जनरेशन वाले। और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम तुम सबने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वो जो पोयम है वो इन्होंने ही लिखी है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। और उसके बाद थर्ड जनरेशन में तो तुम सब जानते हो, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, जयगोपाल, किशोरी लाल, शिव वर्मा, भगवती चरण वोरा, ये सब हमारे इसी में आ जाते हैं। तो 1924 से 1931 में जो अंग्रेजों की हवा टाइट की है वो है हमारे सेकंड जनरेशन वाले और थर्ड जनरेशन वाले। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बेटा, अब आएगा मजा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम सबको मालूम है कि गांधी जी जो है, तुम सबको मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी जो है, तुम्हें याद है 4 फेब को चौरी चौरा में कांड हो गया था 1922 में, और 22 से 23 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी। और उसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने बारदोली से एक प्रस्ताव पास करके 1922 में ही इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने रोक दिया था। और उसके बाद 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर केस चलाया गया। और 18 मार्च को अहमदाबाद का जो सेशन कोर्ट है, जिला न्यायालय है, वहां पर उनको सजा हुई 6 साल की और गांधी जी को भेज दिया जेल। और फिर जब गांधी जी जब जेल से बाहर निकल के आए फरवरी 1924 में, तो हमारे सभी हिंदुस्तान के लोगों को यह उम्मीद थी कि गांधी जी फिर से मूवमेंट चलाएंगे, फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को शुरू करेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, बस 2 दिन की और है अपनी ये मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आज की और कल की, तो ध्यान से सुनो। तो गांधी जी को लग रहा था कि भाई हिंदुस्तान के लोग डिजर्व ही नहीं करते मूवमेंट, तो मैं क्यों मूवमेंट चलाऊं। इन्होंने फरवरी 1924 को आते ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब से मैं कोई मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, साफ साफ इन्होंने बोल दिया। और जो लोग, हिंदुस्तान के लोग जो ये वेट कर रहे थे कि गांधी जी जेल से बाहर आएंगे तो वापस से मूवमेंट शुरू होगा, आंदोलन शुरू होगा, उनके सपने चकनाचूर हो गए। इनफैक्ट जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो हमारे गर्म दल के नेता हैं, यानी ये जो अपने सेकंड और थर्ड जनरेशन वाले लोग हैं, ये भी शांत इसलिए बैठे हुए थे कि गांधी जी जब जेल से बाहर आएंगे, जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देंगे उन्हीं को हम फॉलो करेंगे, हम कोई हिंसा नहीं करने वाले, जो कि हमारा नेचर है। इनका नेचर ही हिंसा करना था, तो ये भी वेट कर रहे हैं कि एक बार गांधी जी आ जाएं, वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे अपना काम। तो गांधी जी ने तो साफ बोल दिया, भाई मैं कोई मूवमेंट तुम्हारे साथ अब लीड नहीं करने वाला, तुम लोग साला डिजर्व नहीं करते हो, तुम लोग जो है मूवमेंट को चलने नहीं देते हो ढंग से, तो अब तुम अपना देखो, मैं अपना सामाजिक सुधार के काम करूंगा, मैं सोशल रिफॉर्म्स करूंगा। और गांधी जी चले गए अपने सोशल रिफॉर्म्स पर 6 साल के लिए, 1924 से 1930 तक। 1930 में वो बात अलग है कि उन्होंने दांडी मार्च फिर शुरू कर दिया था। तो अब तुम देखो, फरवरी 1924 में गांधी जी आके बोल रहे कि अब से मैं किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग, हमारे जो ये थर्ड जनरेशन के जो लोग हैं इनका, और सेकंड जनरेशन के जो लोग हैं, इनका दिमाग फिर गया कि यार ये गांधी जी क्या बोल रहे हैं, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनका साथ दिया, 2-3 साल तक हमने कोई हिंसा नहीं की, जो कि हमारा नेचर है, हम हिंसा के बिना रह नहीं सकते अंग्रेजों के साथ, पर फिर भी हमने उसको त्याग दिया क्योंकि गांधी जी ने कहा। तो अब गांधी जी आके बोल रहे हैं कि भाई अब तो मैं मूवमेंट वगैरह चला ही नहीं सकता, मैं तुम्हें किसी चीज में सपोर्ट नहीं करूंगा। तो फिर इनको लगा यार ऐसा करो, गांधी जी को छोड़ो, हम अपना जो काम शुरू से करते आ रहे, मार पिटाई कुटाई सुताई, वो काम शुरू करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब क्या होता है कि ये सारे लोग जो हैं, इनकी उम्मीदें गांधी जी से टूट चुकी है। इन्होंने बोला भाई अपना डिसाइड करते हैं, अपना काम करते हैं, जैसे हम लोग पहले काम करते थे, अंग्रेजों की कुटाई सुताई का कार्यक्रम सेट करते हैं और खुद से अपना रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो अब क्या होता है बेटा, अब ध्यान से सुनो। अक्टूबर 1924 में इन सेकंड और थर्ड जनरेशन वालों की सबकी होती मीटिंग। ये सब आपस में मीटिंग करते हैं। मीटिंग होती कानपुर में। कहां पर होती बेटा मीटिंग? तो याद रखो, सबकी मीटिंग कहां हो रही है? मीटिंग हो रही है सबकी कानपुर में। थर्ड जनरेशन वाले और सेकंड जनरेशन वालों की मीटिंग होती है कानपुर में। कानपुर में ये लगभग सारे लोग पहुंचते हैं और सारे लोग मिलकर बोलते हैं भाई ऐसा है, हम लोग अपनी एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्रांतिकारी संस्था बनाते हैं, और हम में से जो भी कोई कांड करेगा अंग्रेजों के साथ, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, बोला हम में से जो भी कोई कांड करेगा तो उस इंडिविजुअल बंदे का नाम नहीं होगा, हमारी संस्था का नाम आएगा कि भाई इस संस्था ने काम किया है। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। तो इन्होंने बनाई HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन।
इसे हिंदी में भी ऐसे ही याद रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये इन्होंने मिलकर सब लोगों ने बना ली कानपुर में, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब कोई भी हम में से कोई भी बंदा है ना, हम में से कोई भी बंदा अगर कोई कहीं पर अंग्रेज को सूत रहा है, कूट रहा है, पीट रहा है, तो जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, पूरे संस्था की होगी कि भाई एचआरए ने कांड कर दिया। इस तरह की नाम होना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए हमारे बारे में। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो। अच्छा एक सेकंड यार, इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है, बफरिंग कैसे हो रही है? एक सेकंड अभी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है भाई, बफरिंग नहीं होनी चाहिए। ओके देखो मोनी, याद तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, नाम तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, कुछ नाम तो वैसे ही याद हो जाएंगे। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि भाई अक्टूबर 1924 में, भाई फरवरी 1924 में गांधी जी ने आके बोला मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, कोई मूवमेंट नहीं चलाऊंगा। इन्होंने बोला ठीक है यार, गांधी जी को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, हम जो अपना जो परम धर्म है कुटाई सुताई का वो चालू करते हैं। तो इन सब लोगों ने 7-8 महीने बाद अक्टूबर में इन्होंने मीटिंग रखी कानपुर में इन सब लोगों ने मिलकर, सेकंड और थर्ड जनरेशन वालों ने, इसमें जो मेन लोग हैं वो है अपने सेकंड जनरेशन वाले सीनियर हैं, ये जूनियर हैं। तो इन लोगों की लीडरशिप में इन सब ने मिलकर बनाई एचआरए। क्या बनाई बच्चों? एचआरए बनाई। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने एक क्रांतिकारी संस्था बना ली, और जब भी अब कोई एक भी बंदा इनमें से कांड करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एचआरए। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अब जैसी एचआरए बनी अक्टूबर 1924 में, लगभग एक साल बाद अगस्त 1925 में एचआरए ने कांड कर दिया, और उस कांड को बोलते हैं काकोरी एक्शन। पहले कॉन्स्पिरेसी बोलते थे, काकोरी षड्यंत्र बोलते थे, अब इसे बोलते हैं काकोरी एक्शन। इसका नाम चेंज करके काकोरी एक्शन कर दिया कि षड्यंत्र क्या था साला, एक्शन लिया है हम लोगों ने, इसको कॉन्स्पिरेसी क्या बोलना, षड्यंत्र क्या है, वी टुक एक्शन लिया हम लोगों ने। तो काकोरी एक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। काकोरी एक्शन में क्या हुआ है कि हमारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं इन्होंने डकैती डाली है, भाई, अंग्रेजों की ट्रेन पर डकैती डाली है और पैसा निकाल लिया उनका। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो बेटा, कि डकैती डाली है इन्होंने एक ट्रेन में। अंग्रेजों ने एक ट्रेन में हिंदुस्तान की जनता से टैक्स के तौर पे वसूला हुआ पैसा जो है भेज रहे हैं अंग्रेज। ये ट्रेन चल रही है सहारनपुर से लेकर लखनऊ के बीच में, और बीच में एक और स्टेशन आता है, वो है शाहजहांपुर। कौन सी जगह है? शाहजहांपुर, एसजेपी लिख देते हैं। तो ट्रेन का नाम है 8 डाउन ट्रेन। कौन सी ट्रेन है बच्चों? 8 डाउन ट्रेन का नाम है 8 डाउन। तो 8 डाउन ट्रेन जो है शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ चल रही है। ध्यान से देखना बेटा, शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ चल रही है ट्रेन, और ट्रेन लखनऊ के पास एक गांव को पार करती है, उस गांव का नाम है काकोरी। लखनऊ के पास एक गांव है, इस गांव का नाम है काकोरी। यानी जब आप शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ जाओगे तो लखनऊ से पहले गांव पड़ता काकोरी। तो काकोरी गांव को जैसे ही पार किया, तो मैं आप सबको बता दूं, उस ट्रेन में गार्ड वाले डब्बे में ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता से वसूले गए टैक्स के 8,000 रुपयों का बैग था। तो हमारे इन एचआरए वालों ने डिसाइड किया था कि उस बैग को हम ले लेंगे। इससे एक तो यह होगा कि भाई हिंदुस्तान की नजरों में एक हमारी पॉजिटिव इमेज बनेगी कि देखो हिंदुस्तान के कुछ फ्रीडम फाइटर्स जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं और आजादी दिलवाने के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं। तो एक तो हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी जनता के बीच में। दूसरा, जो 8,000 रुपए हमें मिलेंगे वो हमारे अपने देश के लोगों के पैसे हैं, तो वो अंग्रेजों के हाथ नहीं जाने चाहिए। और तीसरा, वो जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी एचआरए की जो दूसरी फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो वित्तीय जरूरतें हैं, वो पूरी हो जाएंगी, है ना, जो पैसा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हथियार वगैरह खरीदने में। तो इस तरह से, इस उद्देश्य से इन्होंने अब काकोरी में इन्होंने डकैती डाली। कैसे? ऑलरेडी राजेंद्र लाहिड़ी, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने एक नाम बताया था यहां पर, राजेंद्र लाहिड़ी, सेकंड जनरेशन वालों में
तो राजेंद्र लाहिड़ी ऑलरेडी ट्रेन में थे, बीच में चढ़ गए थे वो, तो राजेंद्र लाहिड़ी ट्रेन में थे। उसके अलावा अब होता क्या है, राजेंद्र लाहिड़ी ट्रेन में थे, जैसे ही ट्रेन काकोरी को पार करती तो उसके बाद सुनसान एरिया आता है। काकोरी को पार करते ही सुनसान एरिया आता है, और ध्यान से सुनो, काकोरी को पार करते ही सुनसान एरिया आता है, और होता यह है कि राजेंद्र लाहिड़ी जो इमरजेंसी चेन होती है उसको पुल कर देते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी इमरजेंसी चेन को पुल कर देते हैं। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। अब क्या है कि जैसे इमरजेंसी चेन पुल करते हैं तो काकोरी के जस्ट आगे, थोड़ा आगे ट्रेन रुक जाती है। अब पैसेंजर्स जो है परेशान हो गए कि यार ऐसे सुनसान इलाके में, अभी तो स्टेशन पार किया है और अभी ऐसे सुनसान इलाके में ट्रेन कैसे रुक गई। तो जैसे ही ट्रेन रुकी ना भाई काकोरी के आगे, तो तुरंत जो हमारे बाकी क्रांतिकारी है सेकंड जनरेशन वाले, मेनली सेकंड जनरेशन वाले, इस डेकोइटी में शामिल है मेनली सेकंड जनरेशन वाले। थर्ड जनरेशन का एक आदमी है, थर्ड जनरेशन का एक आदमी है, वो है अपने चंद्रशेखर आजाद। थर्ड जनरेशन के एक ही आदमी है इस डेकोइटी में, काकोरी एक्शन में, चंद्रशेखर आजाद। बाकी सब सेकंड जनरेशन वाले हैं। तो अब राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं जैसे ही इमरजेंसी चेन पुल करते हैं तो बाकी सारे हमारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं, क्रांतिकारी हैं, सेकंड जनरेशन वाले, वो ट्रेन को घेर लेते हैं। और उनमें से मनमथनाथ गुप्ता, मैंने अभी बताया था ना, ये देखो राजेंद्र लाहिड़ी तो ये रहे, और ये मनमथनाथ गुप्ता। तो मनमथनाथ गुप्ता जो है बच्चों, वो गार्ड वाले डब्बे में चढ़ते हैं और उनके पास होती है एक जर्मन माउजर गन। मनमथनाथ गुप्ता के पास एक जर्मन माउजर गन होती है, तुम लोगों ने देखी भी होगी, इस तरह की गन होती है। देखो इस तरह की गन होती है भाई। ठीक है, इस तरह की गन होती है ये है जर्मन माउजर गन, इस तरह की। तो जर्मन माउजर गन जो है मनमथनाथ गुप्ता के पास है। मनमथनाथ गुप्ता जैसे ही गार्ड के डब्बे में चढ़े, गार्ड को 2 मारे थप्पड़, और उसके बाद बैग छीन लिया, 8,000 रुपए का बैग लिया। और जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, अब ध्यान से सुनो बेटा, ट्रेन जा रही है मान लो इस तरफ, अब यहां एक इंसिडेंट हो जाता है। ये ट्रेन मान लो इस तरफ जा रही है, ठीक है, ये इधर गार्ड का डब्बा है और बाकी ये कोचेज हैं, ये कोचेज हैं, ये इंजन है, ठीक है भाई। तो मनमथनाथ गुप्ता तो यहां से उतर रहे हैं, ये मनमथनाथ गुप्ता यहां से उतर रहे हैं, मनमथनाथ गुप्ता यहां से उतर रहे हैं। और एक ना पैसेंजर होता है अहमद अली, जब वो ट्रेन रुकती है तो वो अपना यहां से उतरता है अहमद अली। अहमद अली ट्रेन से उतरता है और बेसिकली उसकी वाइफ बैठी हुई थी लेडीज कोच में पीछे की तरफ। यहां लेडीज कोच में उसकी वाइफ बैठी हुई थी। तो अहमद अली जो है अपनी वाइफ को देखने के लिए कि यार ट्रेन रुकी है, कहीं दिक्कत तो नहीं, एक बार वाइफ को देख के आता हूं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब यहां पर अहमद अली जब ट्रेन से उतरे और अपनी वाइफ को देखने पीछे की तरफ जा रहे हैं दौड़ते हुए, इधर से आ रहे हैं दौड़ते हुए आ रहे हैं भाई। और उधर से मनमथनाथ गुप्ता जो है वो निकले हैं कहां से, वो गार्ड के डब्बे में से, और उनके हाथ में जर्मन माउजर गन है। इधर से अहमद अली, इधर से मनमथनाथ गुप्ता। मनमथनाथ गुप्ता को लग रहा है कि यार ये बंदा दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा है, कहीं हमें पकड़ने तो नहीं आ रहा है, जबकि वो आ रहा था बेचारा अपनी वाइफ को देखने के लिए कि वाइफ जो है लेडीज कोच में पीछे की तरफ। तो इधर मनमथनाथ गुप्ता, इधर ये अहमद अली, बीच में लेडीज कोच, ये इस तरफ आ रहा है, इनको लग रहा है इसकी तरफ आ रहा है। मनमथनाथ गुप्ता ने मिसअंडरस्टैंड करके, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से देखो, मिसअंडरस्टैंड करके उन्होंने थोड़ा पैरों की तरफ गोली चलाई। वो पैरों की तरफ गोली चलाई तो अभी एक्सपीरियंस लोग तो है नहीं, मनमथनाथ गुप्ता वगैरह पहली बार बंदूक चला रहे हैं। वो पैरों की तरफ निशाना तो लगाया, पर जैसे ही वो जर्क लगा ना बंदूक का, झटका लगा, तो जैसे ही उन्होंने गोली चलाई वो झटका लग के जो बंदूक है वो थोड़ी ऊपर हो गई, और उसके बाद वो लगी उनके सीने में, अहमद अली के। तो अहमद अली जो कि एक इनोसेंट आदमी था, निर्दोष आदमी था, उसको गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से मारना तो पैर में चाहते थे कि भाई पैर में लग जाए तो वहीं रुक जाए, ये मरेगा नहीं। तो अहमद अली जो है वो, जो कि एक लॉयर थे, गलती से इस पूरे कांड में मारे गए। ये जो पूरा केस था डकैती का केस था, पर जब एक बंदे का मर्डर हो गया है, अनइंटेंशनल मर्डर, कोई साजिशन मर्डर नहीं है, अनइंटेंशनल मर्डर। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, शुरू से देखो, शुरू से ऐसा करना कि रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी ना तो तब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मनमथनाथ गुप्ता गलती से गोली चला देते हैं और अहमद अली जो है वो मर जाते हैं। और उसके बाद जब इनको लगता है यार हमारे प्लान में तो ये शामिल ही नहीं था, तो ये सारे के सारे लोग जो है अपनी जान बचा के भागते हैं
कि भाई कांड हो गया हमसे, तो ये तो अपने प्लान का पार्ट ही नहीं था। और उसके बाद ये सारे लोग जो हैं, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई सहारनपुर भाग रहा है, कोई शाहजहांपुर भाग रहा है, कोई कलकत्ता भाग रहा है, कोई बरेली भाग रहा है, कोई मेरठ भाग रहा है, कोई आगरा भाग रहा है, कोई जबलपुर भाग रहा है, कोई जयपुर भाग रहा है, कोई लखनऊ भाग रहा है, कोई कानपुर भाग रहा है। सारे जगहों पर फैल गए ये, क्योंकि अब मालूम है कि अंग्रेज इन्हें ढूंढेंगे और ऐसी तैसी करेंगे। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, इस केस को, जो डकैती का केस था, उसको डकैती का रहने नहीं दिया। बोला ये तो मैन स्लॉटर का केस है, ये तो हत्या का केस है भाई लोग, ये तो हत्या का केस है। समझ में आ रही है बात? पूरा केस ही कन्वर्ट कर दिया अंग्रेजों ने, पूरा केस ही कन्वर्ट कर दिया। एक सेकंड ससुरी, बफरिंग कहां से हो रही है भाई? रिफ्रेश कर लो एक बार जल्दी से, सभी लोग कंटिन्यू करो एक बार जल्दी से, रिफ्रेश करो भाई। अभी सब ठीक है ना? बताओ जल्दी से, अभी सब ठीक है? चलो आगे बढ़े। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नो बफरिंग। चलो 1-2 सेकंड के लिए स्ट्रक करता है ना वो, थोड़ा सा कभी साला वो इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है जब ऊपर नीचे जाती है थोड़ा हो जाता है, पर कोई बात नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब जैसे ये मैन हंट का केस बन गया, मतलब अब बात ये कि मैन स्लॉटर का केस बना दिया, अब अंग्रेज चालू करते हैं मैन हंट, यानी अब खोज चालू करते हैं इन सभी लोगों की। और जगह जगह से अगले 5-6 महीने में, 6-7 महीने में सभी को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अशफाक उल्लाह दिल्ली से पकड़े जा रहे हैं, अपने राम प्रसाद बिस्मिल जो है शाहजहांपुर से पकड़े जा रहे हैं, कोई मेरठ से पकड़ा जा रहा है। इस तरीके से सभी को पकड़ लिया जाता है। बस एक बंदा हाथ नहीं आता, एक बंदा हाथ नहीं आता, चंद्रशेखर आजाद। वो कभी हाथ नहीं आए किसी के, वो कभी हाथ नहीं आए, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कभी हाथ नहीं आए, बाकी सेकंड जनरेशन के सब हाथ में आ गए और सबको फिर पनिशमेंट मिली। सबको क्या पनिशमेंट मिली? 4 लोगों को तो फांसी हो गई भाई, 4 लोगों को फांसी हो गई, 4 लोगों को फांसी हुई, डेथ सेंटेंस हुई। किसको? देखो ध्यान से देखो, काकोरी एक्शन में किन लोगों को फांसी हुई है, डेथ सेंटेंस किन किन को मिली है, ध्यान से देखो। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि मेन लीडर थे सेकंड जनरेशन वालों के, एचआरए के भी मेन लीडर है, सबसे बड़े लीडर हैं राम प्रसाद बिस्मिल। फिर अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान बहुत ही बढ़िया मुस्लिम थे हमारे, अशफाक उल्लाह खान। उसके बाद हमारे एक लीडर थे राजेंद्र लाहिड़ी, जिन्होंने चेन खींची थी, राजेंद्र लाहिड़ी, लहरी मत पढ़ देना इनको, राजेंद्र लाहिड़ी। और एक है अपने रोशन सिंह। इन चारों को तो हुई फांसी, बाकी सबको जैसे मान लो किसी को काला पानी की जेल हुई, काला पानी की सजा, अंडमान एंड निकोबार भेज दिया। जैसे मनमथनाथ गुप्ता को 14 साल के लिए मने काला पानी में, जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी, इन सबको भेज दिया गया काला पानी जेल। मनमथनाथ गुप्ता को 14 साल की जेल हुई, ठीक है, मनमथनाथ गुप्ता को 14 साल की जेल हुई। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, लीडर्स के नाम याद नहीं रखने पनिशमेंट के हिसाब से, बस ये 4 याद रखना, क्योंकि इन चारों को फांसी दे दी गई है। बाकी काला पानी जेल भेजा गया, किसी को 14 साल की सजा, किसी को 10 साल की सजा, किसी को 5 साल की सजा, किसी को 4 साल की सजा, किसी को 3 साल की सजा, मैक्सिमम 3 साल, सॉरी मिनिमम 3 साल, और मैक्सिमम तो डेथ सेंटेंस 4 इयर्स और उसके बाद 3 इयर्स। ये कुछ 6-7 पनिशमेंट्स थी, ठीक है भाई। तो डेथ सेंटेंस, काला पानी 14 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, इस तरह से सबको पनिशमेंट मिल गई। और इस तरीके से एचआरए, क्योंकि अब सेकंड जनरेशन वाले सब गए जेल में या मर गए, तो इसलिए एचआरए हो गई खत्म। जो एचआरए सेकंड जनरेशन वालों ने अपनी लीडरशिप में बनाई थी थर्ड जनरेशन वालों के साथ मिलके, वो एचआरए खत्म हो चुकी, क्योंकि सारे लीडर खत्म हो चुके हैं। सारे लीडर्स को या तो जेल भेज दिया गया है या फिर उनको डेथ सेंटेंस दे दी गई है। तो ये हुआ अगस्त 1925 में काकोरी एक्शन। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। अच्छा, 4 नाम दिख नहीं रहे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। जब ये पीडीएफ तुम्हारे पास पहुंचेगी तो दिख जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल एक ही इंसिडेंट में फिनिश। अब तुम देखो आगे की कहानी। अब क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो बच के निकल गए। चंद्रशेखर आजाद बच के निकल गए, और चंद्रशेखर आजाद बच के निकल गए तो कहां पहुंचे? चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में जाके अंडरग्राउंड हो गए थे ये उसी टाइम पे।
उसी टाइम पे जब अशफाकुल्लाह को दिल्ली से पकड़ा था, अशफाकुल्लाह खान को दिल्ली से पकड़ा था, उस टाइम चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में ही थे, पर अंडरग्राउंड थे, छुपे हुए थे, अपना सब कुछ हुलिया हुलिया बदल के। तो चंद्रशेखर आजाद बच गए और सितंबर 1928 में, देखो अगस्त 1925 से लेके यानी लगभग 2.5-3 साल बाद चंद्रशेखर आजाद फिर से रीअपियर होते हैं, फिर से दिखाई देते हैं, रीअपियर होते हैं, यानी फिर से दुनिया के सामने आते हैं। और दिल्ली में एक जगह है बच्चों, दिल्ली में एक जगह, अगर तुम लोगों ने सुना हो, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला एक जगह है। तो फिरोज शाह कोटला में ये बोलते हैं थर्ड जनरेशन वालों को, क्योंकि अब सेकंड जनरेशन वाले तो बचे नहीं, तो अपने थर्ड जनरेशन वाले सभी साथियों को बोलते हैं भाई फिरोज शाह कोटला, जहां पे ये स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, अब उसका नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद अपने थर्ड जनरेशन वालों को सबको बुलाते हैं, आओ मीटिंग करते हैं और आगे क्या डिसाइड करना है देखते हैं। तो थर्ड जनरेशन वालों की फिरोज शाह कोटला में होती है मीटिंग, जैसे कानपुर में हो रही थी उन सबकी। तो मीटिंग होती है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद तो हैं ही, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, है ना, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, जयगोपाल, किशोरी लाल, सब पहुंच गए यहां पर, सबकी मीटिंग होती है। अब ये डिसाइड करते हैं चंद्रशेखर आजाद की यार देखो हमारे सेकंड जनरेशन वाले सीनियर्स तो बचे नहीं, कुछ को फांसी पे लटका दिया, कुछ जेल में चले गए और अब इनका तो कुछ पता नहीं, एचआरए हमारी खत्म हो गई है। तो ऐसा करते हैं, जो एचआरए हमारी खत्म हुई है उसी एचआरए को एक नया नाम देते हैं, एक नया नाम देते हैं। ध्यान से देखो, सयान बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, एक बार ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। मयंक वो भी होंगे, कल सुभाष चंद्र बोस का जब इंसिडेंट करेंगे ना पूरा का पूरा, उसमें मैं शामिल कर दूंगा उनको, टेंशन ना लो। थैंक यू सयान, थैंक यू। चलो बेटा ध्यान से देखो, तो चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद ये बोलते हैं इस मीटिंग में कि भाई ऐसा है, एचआरए तो खत्म हो गई क्योंकि हमारे सेकंड जनरेशन के सारे लीडर्स खत्म हो गए, तो ऐसा करते हैं हम लोग एक नई पार्टी बनाते हैं, एचआरए को ही थोड़ा सा नाम अलग से कर देते हैं। तो इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, ये भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, एचएसआरए। एचएसआरए कुछ अलग नहीं है, बस एक एस ऐड हो गया है। तो हिंदुस्तान, एस की जगह, अब ये एस का मतलब है सोशलिस्ट, हिंदुस्तान, हिंदी में भी यही नाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सेम नाम है, बस सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखो बेटा ध्यान से, अब एचएसआरए बन गई, चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में एचएसआरए बन गई, थर्ड जनरेशन वालों की पार्टी। अब इसमें सारे थर्ड जनरेशन वाले हैं। और जैसी एचएसआरए बनी सितंबर 1928 में, अगले ही 2-3 महीने बाद दिसंबर 1928 में इन्होंने भी कांड कर दिया, इन्होंने भी कांड कर दिया और उसे बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी या लाहौर एक्शन। लाहौर कॉन्स्पिरेसी यानी लाहौर षड्यंत्र या फिर लाहौर एक्शन। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या हुआ, तो इसमें देखो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम सबको याद है वो साइमन कमीशन, हम लोगों ने पढ़ा था साइमन कमीशन, सबको साइमन कमीशन याद है तो यस करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा। ज्योति चौहान बेटा आज फैमिली इमरजेंसी है तो शाम को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसलिए अभी क्लास हो रही है अपनी, ठीक है। चलो, तो साइमन कमीशन सबको याद है, तुम सबको याद है साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा था, लाहौर पहुंचा था तो लाहौर में, लाहौर का एसपी था जेम्स स्कॉट, जेम्स स्कॉट है ना, उस टाइम का आईपीएस ऑफिसर था जेम्स स्कॉट, और लाहौर का एसपी तो ये था सीनियर ऑफिसर। एक नया लड़का था 20-21 साल का एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सीनियर ऑफिसर है जेम्स स्कॉट, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जॉन सॉन्डर्स, 21 साल का लड़का है। मैंने तुम्हें बताया था कि लाला लाजपत राय जो है लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे अपने लोगों के साथ, और जेम्स स्कॉट ने जॉन सॉन्डर्स को बोला कि लाठीचार्ज कर दे। जेम्स स्कॉट ने बोला जॉन सॉन्डर्स को कि लाठीचार्ज कर दे, भीड़ काबू में आ जाएगी। जॉन सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज किया, उस लाठीचार्ज में हमारे लाला लाजपत राय सीरियसली हेड इंजर्ड हो गए, उनके सर पे गहरी चोट लगी। और तब से लेकर, ये बात थी मैंने तुम्हें बताई थी मार्च की बात, मार्च 1928 की, मार्च 1928 की, और अब तुम देखो 1928 ही चल रहा है। तो मार्च 1928 में लाला लाजपत राय के सर में चोट लग गई थी, वो अपना बेड रेस्ट पे है अभी बिल्कुल, और सीरियसली हेड इंजर्ड है। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, एकदम से खबर आती है, सितंबर 1928 तो निकल गया, इन्होंने एचएसआरए बना ली, एकदम से खबर आती है कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई, दिल की धड़कन रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो रिकवर ही नहीं कर पाए उस सर की चोट से, और आखिर में 7-8 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। अब जैसी इनकी डेथ हुई, जैसी लाला लाजपत राय की डेथ हुई, तो ये सारे रेवोल्यूशनरीज जो है अपने थर्ड जनरेशन वाले,
ये तो लाला लाजपत राय को अपना मेंटर मानते थे, अपना आइडल मानते थे, समझ रहे हो तुम लोग। तो अपने आइडल की अगर इस तरह से हत्या हो तो अब ये छोड़ेंगे अंग्रेजों को? नहीं छोड़ेंगे भाई। सितंबर 1928 में HSRA बनी, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हुई, और इन सारे थर्ड जनरेशन वालों ने अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया, और अंग्रेजों में भी इसको जिम्मेदार ठहराया कि ससुरे इसने ऑर्डर दिया था कि लाठीचार्ज कर दो। अब इस ससुरे को ठोकना है हमें, अब इसको ठोकना है जेम्स स्कॉट को बेटा, ठीक है। अब ये प्लान करते हैं, यानी पूरी लाहौर कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि लाहौर का ही एसपी है तो लाहौर में ही मारेंगे इसको, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, पूरी की पूरी षड्यंत्र बनाते हैं, और इस षड्यंत्र में सभी थर्ड जनरेशन वाले शामिल है, सभी जिनके भी तुमने नाम देखे यहां पर, ये सब शामिल है, ठीक है, ये सब शामिल है लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और 3 बंदे जाते हैं जेम्स स्कॉट को मारने लाहौर के उस एसपी ऑफिस के सामने। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, डाउट का ऑप्शन वापस आ जाएगा, टेंशन ना लो, वापस आ जाएगा अगर हटा है तो। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में अब क्या होता है कि जेम्स स्कॉट को मारना चाहते हैं 3 लोग। एक तो भगत सिंह, क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई इसी की वजह से, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मारना तो सभी चाहते हैं पर मारने जाते हैं ये 3, और राजगुरु। सुखदेव नहीं है इसमें, सुखदेव कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, षड्यंत्र में, यहां मारने वालों में नहीं है, राजगुरु। तो ये 3 लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, तीनों जाते हैं। भगत सिंह के पास जो है गन है, और ये तीनों जाते हैं एसपी ऑफिस के सामने। एसपी ऑफिस के सामने जाके इन्होंने देखा कि अच्छा वो अंग्रेज अफसर है, सितारे वितारे लगे हुए हैं वर्दी पे, और वहीं ठोक दिया ससुरे को, ठोक के निकल गए लोग, ठोक कर निकल गए भाई। और पता चला थोड़े टाइम बाद कि जिसको ठोक के आए वो जेम्स स्कॉट तो था ही नहीं, वो तो जेम्स स्कॉट था ही नहीं, ठोक दिया इसको जॉन सॉन्डर्स को गलती से। सारे अंग्रेज इनको एक जैसे दिख रहे थे, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, बॉम्ब अटैक अभी आएगा नायाब, ठीक है, ध्यान से देखो। तो एसपी जेम्स स्कॉट को ठोकने गए, जॉन सॉन्डर्स को ठोक कर आ गए गलती से। फिर बाद में इनको रियलाइज हुआ कि अच्छा ये भी तो शामिल ही था, अच्छा इसको ठोक दिया साले को, इसको अगली बार देख लेंगे। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखो, अब जॉन सॉन्डर्स को ठोक दिया, जेम्स स्कॉट को ठोकने गए थे, गलती से इसको मार दिया। अब ये लोग हो गए अंडरग्राउंड, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर को मारा है, एक आईपीएस ऑफिसर को मारा है, मतलब अब इनको फांसी से कम कुछ नहीं होने वाला, अब इनको फांसी से कम कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब तुम देखो दिसंबर 1928 में इन्होंने कांड किया, एचएसआरए ने कांड किया, किसको मार दिया? जॉन सॉन्डर्स को, जॉन सॉन्डर्स को मार दिया ड्यू टू मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलती से जॉन सॉन्डर्स को टपका दिया, जेम्स स्कॉट को मारने गए थे। तो जॉन सॉन्डर्स मारा गया, 21 साल का लड़का था। अब तुम देखो ध्यान से, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जॉन सॉन्डर्स मारा गया और ये अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए कि अब इनके हाथ नहीं आना अंग्रेजों के, ये सब छिप गए। अच्छा, ये अपने हिसाब से छिपते, अपने हिसाब से निकलते, अंग्रेजों की साला कुछ नहीं चल रही है यहां पर। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल 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 शिवानी। अब देखो बेटा, दिसंबर 1928 में एक कांड हो गया। अब क्या होता है, ये लोग सब अंडरग्राउंड, अपने हिसाब से अंडरग्राउंड, अपने हिसाब से रीअपियर होंगे, दिखेंगे वापस। तो अब वापस से रीअपियर होते हैं। ध्यान से देखो, अब ये खत्म होने वाला है, उसके बाद अब क्वेश्चन करने वाले हम लोग, थ्योरी खत्म होने वाली है। होता क्या है कि रीअपियर होते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, अप्रैल 1929 में, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 में रीअपियर होते हैं भगत सिंह। कौन रीअपियर होते हैं? भगत सिंह। और तुम्हें यह जान के हैरानी होगी कि रीअपियर भी कहां हो रहे हैं। देखो, रीअपियर होते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों रीअपियर होते हैं। और कहां रीअपियर होते हैं? जैसे आज के टाइम में हमारी लोकसभा है ना, लोकसभा का हाउस है अपना, पार्लियामेंट में, तो ये सीधे पहुंच गए ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, सिक्योरिटी वगैरह को ब्रीच करके। सिक्योरिटी को ससुरों को मालूम नहीं कि बंदे कहां से आए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंच गए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में पहुंच गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा का मतलब है जैसे आज की लोकसभा, आज की लोकसभा को इस जमाने में बोलते थे केंद्रीय विधानसभा। और वहां पर 2 बिल्स पर चर्चा चल रही थी, 2 बिल्स पर चर्चा चल रही थी। और वो 2 बिल्स थे, एक तो बिल का नाम था, एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, एक तो ये बिल था, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक सुरक्षा
बिल, सार्वजनिक सुरक्षा बिल। एक तो इस पे चर्चा चल रही थी, दूसरा बिल था बच्चों, दूसरा बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी कि व्यापार विवाद बिल, व्यापार विवाद बिल। इन दो बिल्स पे चर्चा चल रही थी, तभी ये लोग पहुंच गए और इन्होंने देखा अच्छा ये भी पहुंचेगा। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का हॉल है, जो आज की लोकसभा का हॉल है जैसे मान लो, तो उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर पहुंच गए और ये देख रहे हैं नीचे कि नीचे जो है बिल्स पर चर्चा चल रही है, नेता लोग बैठे हुए हैं और बीच में थोड़ी खाली जगह है। ये साथ में लेके आए हैं दो बॉम्ब्स, दोनों के दोनों दो बॉम्ब्स लेके आए हैं और ये बॉम्ब्स जो हैं इस तरह से डिजाइंड है, इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि सिर्फ धमाका हो, धमाके के लिए है, मारने के लिए नहीं है, सिर्फ धमाके के लिए, किसी को भी मारने के लिए नहीं है, धमाके के लिए थे, मारने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। तो इस तरह से इनको बनाया गया था, इस तरह से इनको डिजाइन किया गया था। तो जैसे इन्होंने खाली जगह देखी, दो बॉम्ब मार दिए और भाई साहब अंदर मच गई तफरा। ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल बिल्कुल चिल करने गए थे, चिल ब्रो चिल, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जिस वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ा, उस टाइम पर कौन से बिल्स पर चर्चा चल रही थी? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद बिल, और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा बिल। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने बॉम्ब फोड़े तो अफरा तफरी मच गई और उसके बाद सब इधर उधर भागने लगे, उससे धुआं उठा, उस बॉम्ब के फटने से धुआं उठा। अब इनके पास पूरा मौका था कि ये भाग सकते थे, एस्केप कर सकते थे, पर भागे नहीं। इन्होंने बॉम्ब तो फोड़ा ही, उसके बाद पर्चियां लिख के भेज रहे हैं, पर्चियां उड़ा रहे हैं नीचे। और पर्चियों पे क्या लिखा हुआ है? पर्चियों पे लिखा हुआ है अगर बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो धमाका तो जोर से होना ही चाहिए। समझ रहे हो भाई? धमाका तो जोर से होना ही चाहिए अगर बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो इसलिए बम फोड़ा है जी, तुम्हारे कानों तक आवाज पहुंचानी थी और नहीं जाएंगे, कर लो गिरफ्तार। आखिर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, आखिर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप ध्यान से देखो, बिल्कुल इनका अटेंशन चाहिए था, बिल्कुल शिवानी। अब क्या होता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब अंग्रेजों को दिक्कत ये नहीं हो रही कि इन्होंने बम फोड़ दिया, अंग्रेजों को दिक्कत ये कि साला इनके पास बॉम्ब आया कहां से भाई, ये बॉम्ब कहां से मैनेज कर रहे हैं, ये बॉम्ब बना रहे हैं क्या भाई हिंदुस्तान में। तब किसी अंग्रेज को टिप दे दी गई इन्हीं के किसी साथी की तरफ से कि भैया इनकी तो लाहौर में पूरी बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है, आप वहां जाओ, कुछ लोग तो इनके साथी तो बॉम्ब बनाते हुए पकड़े जाएंगे। तो लाहौर की फैक्ट्री में जब पुलिस गई तो पता चला कि जय गोपाल और किशोरीलाल लाइव बॉम्ब बना रहे हैं वहां पर, उनको वहां से गिरफ्तार किया। और उसके बाद हमारे इन फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डाल दिया, लाहौर सेंट्रल जेल में। कहां डाल दिया बच्चों? लाहौर सेंट्रल जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल में डाल दिया इन्हें। और लाहौर सेंट्रल जेल में अब क्योंकि इनको लग रहा है ये तो राजनीतिक कैदी हैं, इनको लग रहा है हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो बहुत अच्छे सेल्स दिए जाते हैं, वो रूम्स दिए जाते हैं जेल में, अखबार दिया जाता है, कुर्सी टेबल दिया जाता है, ठीक ठाक बिस्तर दिया जाता है। तो इन्होंने बोला भाई हम तो राजनीतिक कैदी हैं, हमें उस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। अंग्रेज बोल रहे कोई राजनीतिक कैदी नहीं हो, तुम ऑर्डिनरी कैदी हो, साधारण कैदी हो, साधारण कैदियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। और इतना गंदा व्यवहार, गंदा सड़ा खाना, उसके बाद उसी रूम में ससुरा 1 नंबर 2 नंबर उसी में रह रहे हैं और एक से ज्यादा लोग रह रहे हैं। भाई साहब हालात बुरे, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी, पंखा को समझ रहे हो तुम, एकदम टॉर्चर करने वाला माहौल। तब इन्होंने क्या किया, जो जेल में हॉरिबल कंडीशंस थी, उन हॉरिबल कंडीशंस के अगेंस्ट इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, भूख हड़ताल चालू कर दी इन सब लोगों ने। और भूख हड़ताल चली बच्चों, भूख हड़ताल चली 64 दिन, 64 डेज। वो भी इसलिए चली 64 डेज क्योंकि 64th डे में जतिन दास की भूख से मृत्यु हो गई। भाई जतिन दास जो इनके साथी थे उनकी भूख से मृत्यु हो गई। और तब भगत सिंह ने बाकी लोगों से बोला कि यार तुम लोग भी अब ऐसा करो, मैं किसी और के जीवन को नहीं गंवाना चाहता, मेरा एक दोस्त चला गया, तुम लोग भी भूख हड़ताल खत्म करो और मैं कुछ 2-4 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दूंगा। इस तरह से आखिर में इन सब ने भूख हड़ताल खत्म की 64वें दिन। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो भी हमारी किस्मत है हम उसके भरोसे, कोई दिक्कत नहीं, मरेंगे शहीद हो जाएंगे, क्या टेंशन है यार, कोई लोड नहीं। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल क्या चीज थे ये लोग भाई, चीज ही तो खतरनाक थे। तो आखिर में अब इन्होंने अपना जो भाग्य है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम भारत माता की गोद में जाके शहीद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और आखिर में क्या होता है, इन सब को फांसी सुना दी जाती है, स्पेशली भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के चलते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी सुना दी जाती है। और अब क्या होता है, फरवरी 1931 में आज तक भी वो चंद्रशेखर आजाद इनके हाथ नहीं लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद आज तक इनके हाथ नहीं लगे। चंद्रशेखर आजाद जो है, एक इलाहाबाद में एक पार्क हुआ करता था, अल्फ्रेड पार्क। वो बुढ़िया याद है ना तुम लोगों को, क्वीन विक्टोरिया? तो क्वीन विक्टोरिया का एक छोटा लौंडा था, छोटे लौंडे का नाम था अल्फ्रेड। ससुरा 1870 में इलाहाबाद आया था घूमने, 1870 में इलाहाबाद आया था घूमने अल्फ्रेड, तो उसके नाम पे अल्फ्रेड पार्क बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद घूमने आया था 1870 में अल्फ्रेड, तो उसके नाम पर अल्फ्रेड पार्क बना दिया। तो अल्फ्रेड पार्क में अपने चंद्रशेखर आजाद छुपे हुए थे, अंडरग्राउंड तो हो ही रखे थे, छुपे हुए थे, बैठे हुए थे अपने पार्क में। किसी ने अंग्रेजों को खबर दे दी कि चंद्रशेखर आजाद तो पार्क में बैठे हुए हैं, और उसके बाद पुलिस वालों ने इन्हें घेर लिया। पुलिस वालों ने इन्हें घेर लिया, तो जब इनको लगा कि भाई मैं घेरा गया हूं, तो एक पेड़ के पीछे छिप गए। ये वो पेड़ है, ये देखो, इस पेड़ के पीछे चंद्रशेखर आजाद बैठे रहे और बाकी जगह से फायरिंग हो रही थी। और जब इनको लगा कि मैं फंस गया हूं, तो हमेशा ये अपनी बंदूक में एक गोली लास्ट में बचा के रखते थे अपने लिए, कि कभी कल को मैं अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गया तो इनकी गोली से मरने से अच्छा मैं खुद को गोली मार लूं। और यही हुआ, जब इनको लगा ये फंस गए तो इन्होंने खुद को ही शूट कर लिया 27 फरवरी को। 27 फेब 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने खुद को शहीद कर दिया। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद देखो, फाइनली उसके बाद क्या होता है कि मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को, ध्यान से देखो बेटा, 23 मार्च 1931 को हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग कर दिया जाता है लाहौर सेंट्रल जेल में। हैंग कर दिया जाता है लाहौर सेंट्रल जेल में। और इनको फांसी देने के बाद इनकी बॉडीज का जो अंतिम संस्कार हुआ, जो उनका क्रिमेशन हुआ, अंतिम संस्कार जो हुआ, क्रिमेशन हुआ, वो अंतिम संस्कार हुआ पंजाब में, फिरोजपुर के पास। फिरोजपुर नाम की एक जगह है पंजाब में, फिरोजपुर कैंट सुना होगा तुम लोगों ने, फिरोजपुर कैंट, आर्मी का कैंट भी है। तो फिरोजपुर में एक जगह है हुसैन वाला या हुसैनी वाला में इनकी बॉडीज को क्रेमेट किया गया, इनका अंतिम संस्कार किया। और इस तरीके से हमारे तीनों फ्रीडम फाइटर शहीद हो गए। तो ये थी पूरी कहानी। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। ये थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1924 से 1931। सबको समझ में आई तो सभी लोग यस बोलो भाई जल्दी से। पूरी कहानी ये थी, बिल्कुल असली कलेजा इनके पास था। चलो अब फटाफट से सवाल करते हैं 10 मिनट के अंदर, ठीक है? बिल्कुल, इंकलाब जिंदाबाद। और एक चीज और इंकलाब जिंदाबाद से याद आया कि जब इन्होंने बॉम्ब फोड़ा था ना, तो बॉम्ब फोड़ा और पर्चियां फेंकी कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए धमाका तो जोर से होना ही चाहिए। और उसी टाइम इन्होंने पहली बार नारा इस्तेमाल किया, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। क्रांति अमर रहे, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, क्रांति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये नारा हसरत मोहानी ने दिया था, हसरत मोहानी ने दिया था 1921 में। हसरत मोहानी ने लिखा था 1921 में, पर पहली बार इस्तेमाल किया भगत सिंह ने इस बॉम्बिंग एक्ट के दौरान। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल कहानी ऐसी है भाई। जितेंद्र अब ऐसा करो, सवाल अटेम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम लोग इमोशंस को फील कर पा रहे हो तो मतलब अपनी कहानी सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, HSRA नहीं, HRA जो पहली बार बनी, किस साल में बनी? जल्दी बताओ। बिल्कुल 1924। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, 1924। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? भाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA जो 1924 में कानपुर में बनी थी, उसमें शामिल कौन था बनाने में? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कौन शामिल है यहां पर।
मैंने तुम्हें बताया था कि सेकंड और थर्ड जनरेशन वाले थे, तो इसमें ना तो जवाहरलाल नेहरू है, ना सुभाष चंद्र बोस है, ना उधम सिंह। उधम सिंह तो बच्चा है उस टाइम पर। तो बी, चंद्रशेखर आजाद। वेरी गुड, चंद्रशेखर आजाद बी। ये एचआरए में शामिल हो रखे थे सेकंड जनरेशन वालों के साथ इसको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी षड्यंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से इसका जवाब दो, जल्दी से जवाब दो भाई। जो काकोरी में जो षड्यंत्र हुआ, जो एक्शन लिया, उसका पर्पस क्या था? बी, बिल्कुल सरकारी धन ले जाने वाली ट्रेन को लूटना, डेकॉइटी डालना। जो सरकारी धन लेके जा रही थी ट्रेन, तो उसमें 8,000 रुपए थे, उनको लूटना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेन वॉज लूटेड ड्यूरिंग द काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी षड्यंत्र के दौरान कौन सी ट्रेन लूटी गई थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, कौन सी ट्रेन थी? मैंने बताया था तुम्हें नाम अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खोपड़ी तेज है तुम लोगों की। 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी? अब ये बता दो तो मजा आ जाए भाई, ये बता दोगे तो मजा आ जाएगा। काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी एक्शन में इनमें से कौन शामिल नहीं था? जल्दी बताओ, कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? जल्दी बताओ। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में भाई राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाकुल्ला शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, इन तीनों को तो फांसी हुई है काकोरी एक्शन के चक्कर में। तो भगत सिंह शामिल नहीं थे। भगत सिंह तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी में थे, काकोरी में नहीं थे। ठीक है, अब बताओ, व्हेन वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? भाई 1924 में तो एचआरए बनी थी। ये कब बनी? जल्दी बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। 1928, सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एचएसआरए? एचएसआरए का सबसे फेमस लीडर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या बात है, भगत सिंह। भगत सिंह आंसर है बी, भगत सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग? भाई बात बताओ, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में केंद्रीय विधानसभा में बमबारी हुई, उसका मेन उद्देश्य क्या था? जल्दी बताओ। देख के समझ में आ जाएगा तुम्हें, पढ़ के समझ में आ जाएगा। एक तो साला सबके आंसर बी कर रखे हैं मैंने, ये गलती हो गई। हाँ जल्दी बताओ। हाँ बी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थ्रू द बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? जल्दी बताओ, किन दो लोगों ने बम फेंका? भाई जल्दी बताओ। शाबाश, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद, द किलिंग ऑफ जॉन सॉन्डर्स बाय भगत सिंह एंड राजगुरु टुक प्लेस इन विच सिटी? भगत सिंह और राजगुरु द्वारा जॉन सॉन्डर्स की हत्या किस शहर में हुई थी? जल्दी बताओ, किस शहर में जॉन सॉन्डर्स को मारा गया था? बहुत बढ़िया, लाहौर। लाहौर का ही तो एएसपी था वो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, मारने तो एसपी को गए थे, जेम्स स्कॉट को मार दिया गलती से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सॉन्डर्स वॉज किल्ड एज अ रिटेलिएशन फॉर द डेथ ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर? जॉन सॉन्डर्स की हत्या किस प्रमुख भारतीय नेता की मृत्यु के प्रतिशोध में की गई थी, बदले में की गई थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की डेथ के बाद ही, लाला लाजपत राय की डेथ के बाद ही जॉन सॉन्डर्स को मारा है। चलो जल्दी से सबका आंसर बी है यार। ऑन विच डेट वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड? ठीक है, जल्दी बताओ। डेट तो तुम्हें मालूम है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। बिल्कुल, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। किस डेट पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई?
23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। चलो, तो आज का सेशन बच्चों यही खत्म होता है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, मजा आया हो, पूरी कहानी क्लियर है। और कल सेशन में हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। तो सेशन अगर अच्छा लगा तो इस कोर्स को, जो अपना एटीएम का जीके का कोर्स चल रहा है, तो अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को रेकमेंड करो, ताकि तुम्हारे साथ उनकी भी नौकरी लगे और ससुरे दोनों जो है फिर अपना मौज लो। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, चलो टेक केयर, बाय बाय।